सबसे पहले बात नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए साध्वी प्रज्ञा के बयान की। क्या बापू के हत्यारे को देशभक्त कहा जा सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा में गोडसे को देशभक्त बता दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष हमलावर है, सरकार बैकफुट पर है। साध्वी प्रज्ञा के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन सियासत गर्म है, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि साध्वी प्रज्ञा की जुबान पर बापू के हत्यारे के लिए तारीफ के बोल हों। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। रोड शो में थी और जिस प्रकार से भगवा आतंक को जोड़ करके इन्होंने जो प्रश्न किया है और मैंने तत्काल चलते चलते जो उत्तर दिया है वो उत्तर तत्काल में निकला हुआ है। मेरी भावना किसी भी प्रकार से किसी को आहत करने की नहीं थी, ना किसी के मन को कष्ट पहुंचाने की थी। माफी जुबानी थी, दिल में गलती का एहसास नहीं था, इसीलिए दिल की बात जुबान पर फिर से आ ही गई। नाथूराम गोडसे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा में जो बयान दिया उस पर विवाद होना लाजमी था और वो हुआ भी। लोकसभा चुनाव से पहले रोड शो में साध्वी की जुबान पर बापू के हत्यारे के लिए तारीफ के बोल फूटे तो बवाल मच गया था। साध्वी के बयान ने बीजेपी को शर्मिंदा कर दिया। माफी साध्वी ने भी मांगी, पर माफी शायद जुबानी थी, इसीलिए 6 महीने बाद ही लोकसभा में फिर उनकी जुबान गोडसे की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगी। हंगामा बढ़ा। स्पीकर ने साध्वी की बातों को कार्रवाई से हटा दिया और साध्वी जब मीडिया के सामने आई तो जवाब देते नहीं बना। पहले उसको पूरा सुनिए। क्या है बता दीजिए, क्या है बता। मैं कल दूंगी जवाब। नहीं, आप पूरा देशभक्तों का नाम मत लीजिए, पूरा सुनिए। हम सुन के बता रहे हैं। मैम आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जो आपने बोला है। आपको नहीं लगता है कि आप तो जो बात अब तक सड़क पर कही जा रही थी वो संसद में गूंज रही है, वो भी तब जबकि खुद पीएम मोदी इस पर ऐतराज जता चुके हैं। फिर सवाल ये कि साध्वी की जुबान पर गोडसे की तारीफ आई क्यों, और क्या अब इस बयान के बाद बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? इस सवाल का जवाब बीजेपी शायद ही देना चाहे, लेकिन सियासी विरोधी बार बार पूछ रहे हैं और मोदी के मंत्री ये कहकर मामला शांत करने में जुटे हैं कि आरोपों में सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस पर विचार करें और तय करें कि क्या करना चाहिए। दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब आश्चर्य नहीं होता। जब उन्होंने पहली दफा बयान दिया ना, और फिर भी उनको टिकट पकड़ा दिया गया, कहा गया मन से माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज ये हालात पैदा हो गए कि इस सदन में, इस गरिमा वाले सदन के अंदर ऐसी बातें की गई। किसके बारे में? हमारे बापू के बारे में। कहां जा रहे हैं हम? कल संविधान दिवस मनाया, क्यों मनाए साहब? अगली बार से 2 अक्टूबर भी मत मनाओ, कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे मैं था वो तो उनका माइक ऑन नहीं था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का। उन्होंने जब उधम सिंह का नाम ले रहे थे तब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने ऐसे एक्सप्लेनेशन भी अभी दिया है और गोडसे के बारे में और किसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ये तो मुझे आज पर्सनली एक्सप्लेन भी किया है और कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं रहता। ऐसे कैसे, ये तो ऐसे न्यूज़ अननेसेसरली स्प्रेड करना, मैं मीडिया को भी अपील करता हूँ, ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ एसपीजी अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ तो एक बार फिर विवाद बढ़ गया। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने वाले इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन जोरदार बहस और कांग्रेस के वॉकआउट के बीच लोकसभा ने एसपीजी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के राजनीतिक बदले के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, लेकिन कांग्रेस हमेशा चुप रही। लेकिन अब एक परिवार के लिए वो विवाद खड़ा कर रही है। मान्यवर चंद्रशेखर जी की सुरक्षा ले ली गई, कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में कुछ नहीं बोला। मैं नरसिम्हा राव जी की सुरक्षा चली गई, कोई नहीं बोला। आई.के. गुजराल साहब की सुरक्षा थ्रेट असेसमेंट के बाद में ले गई, कोई नहीं बोला। इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन गई, बदली गई, मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया। एसपीजी अमेंडमेंट बिल पर हुई चर्चा का जवाब देने जब गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए तो उन्होंने विपक्ष के हर आरोप का सधा जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि एसपीजी सिक्योरिटी कवर सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री निवास में रहने वाले उनके परिजनों के लिए ही है। इसके अलावा ये सुविधा पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके साथ उनके सरकारी निवास में रहने वाले उनके परिजनों के लिए भी पद छोड़ने के बाद 5 साल तक की अवधि के लिए ही है।
एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध होगा। कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित किए गए आवास पर रहते हैं उनको 5 साल की अवधि तक ये एसपीजी प्रोटेक्शन उपलब्ध है। अमित शाह ने बिना किसी का नाम लिए साफ किया कि एक परिवार को ध्यान में रखकर ही एसपीजी बिल में 5 बार बदलाव किए गए। 5 बार बदल हुए, 5 बार बदल मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। रिकॉर्ड पर एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए हैं ये 5 बार बदल। पहली बार बदल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया। गृह मंत्री ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा छीनने के आरोप का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुरक्षा कैटेगरी में बदलाव किया गया है लेकिन बाकी इंतजाम वैसे ही हैं। इसके पहले कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन से वॉकआउट किया। हम लोग इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि ये जो बिल लाया गया ये एक राजनीतिक प्रतिशत की एक मंजर है। इसमें ये बदले की आग की एक मंजर देखा इसने। लोकसभा की मंजूरी के बाद अब एसपीजी अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से। मुंबई में मंत्रिमंडल गठन को लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जो बैठक चल रही थी वो बेनतीजा खत्म हो गई है। कोई किसी बात पर ऐसी सहमति नहीं बन पाई कि तीनों पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर जवाब दें। इस बैठक में यह तय होना था कि किसको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव के पास। विकास, सीधा सवाल, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद एनसीपी को, दूसरा स्पीकर का पद और 13 अन्य मंत्री पद कांग्रेस को, लेकिन अब विवाद किस बात पर, क्या मंत्रालयों पर? जी बिल्कुल, देखिए कौन से मंत्रालय किस पार्टी के कोटे में जाएंगे इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। और ये सारी बातें जो नेता यहाँ से निकले इस मीटिंग से, जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान जब निकले तो वो काफी मायूस लग रहे थे। मीडिया के सवालों को वो बार बार डॉज। बैठक में ठहरने की सर 2 बेसिक से सवाल हैं। मीटिंग में सभी आला नेता थे, तीनों पार्टियों के। वेरी गुड। क्या आम सहमति बन पाई पोर्टफोलियो को लेकर, मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर? कौन सा पोर्टफोलियो किस पार्टी को जाएगा, इस पर कुछ बात हो पाई आप लोगों की? हाली का गाड़ी छोटी सी बाइक सर। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, विधायक बनकर आए हैं, उन्होंने इस पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। सहमति बननी है मंत्रालयों को लेकर। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के रूप में की जा रही है। शिवाजी पार्क में होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा गया है। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। ये तीनों तस्वीरें बुधवार को दिन भर महाराष्ट्र में चली सियासी हलचल को दिखाती हैं। राज्य के निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने शपथ दिलाई। एनसीपी से बागी होकर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले अजित पवार को गले लगाकर उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने उनकी घर वापसी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से औपचारिक मुलाकात की। 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आने के बाद अभी तक महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में काफी बदलाव आ चुका है। पुराने गठबंधन की जगह अब सूबे में नए सियासी समीकरणों को लेकर सरकार बनने की तैयारी हो गई है। गुरुवार की शाम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सुबह से ही महाराष्ट्र विधानसभा में चुने गए नए विधायक शपथ ग्रहण के लिए पहुंचने शुरू हो गए, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले नए विधायकों की अगवानी करती नजर आई। इसी बीच उनके चचेरे भाई और बीजेपी से हाथ मिलाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार जब सामने आए, सुप्रिया सुले ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। अजित पवार के साथ ही सुप्रिया ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर अजित पवार ने मीडिया के सामने साफ किया कि सरकार में कौन कौन होगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है और वे खुद भी पार्टी के फैसले को मानेंगे। कौन चाहिए, कौन कौन नहीं चाहिए, इसका फैसला करने वाले हैं।
के बारे में कुछ जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो निर्णय मुझे। विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सूबे के विकास के लिए सभी दलों से मिलकर काम करने की बात कही। चुनाव के बाद महाराष्ट्र के लिए सब साथ में आकर काम करें। किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, ये सारे मुद्दों के लेके आगे जाना है। तो सारों के एक क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा। सरकार बनाने में सफल होने के बाद अब शिवसेना का उत्साह 7वें आसमान पर है। पार्टी ने मीडिया के सामने केंद्र की सरकार पर भी काबिज होने के संकेत दिए। वहीं सत्ता की दौड़ में पिछड़ गई बीजेपी का कहना है कि 3 दलों के गठबंधन की सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल सकेगी। हमारा सूर्ययान एकदम सेफली लैंडिंग उसका 6ठे मंजिल पर मंत्रालय पर हो गया है। और ये सूर्ययान अगर आने वाले समय में दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। अपने आप को विकास के गठबंधन कहने वाली जो ये गठबंधन है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये महामिलावटी आघाड़ी है। तो मिलावट की चीज बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। शपथ ग्रहण के लिए शिवाजी पार्क में जोरदार तैयारी चल रही है और उद्धव ठाकरे ने खुद फोन पर सोनिया गांधी को इसमें बुलाया है। इसके अलावा गैर कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और विपक्ष के बड़े चेहरों को भी न्योता दिया गया है ताकि पूरे देश में एक संदेश दिया जा सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी नफा नुकसान का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी एनआरसी के जरिए हिंदुत्व का दांव चलना चाह रही है तो अब ममता बनर्जी अपने रिफ्यूजी कार्ड से बीजेपी को मात देने में जुटी हैं। ममता सरकार ने रिफ्यूजी बस्तियों को नियमित करने का ऐलान किया तो अब विवाद तेज हो गया है। यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका जैसे मुल्क रिफ्यूजी से परेशान है क्योंकि जंग, अस्थिरता, बदहाली से बेहाल लोग भाग रहे हैं और वो जहां जा रहे हैं वहां परेशानी का सबब बन रहे हैं। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी शरणार्थियों की भरमार है जो कई बार परेशानी का सबब बनते रहे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी परवाह कहाँ। वो तो रिफ्यूजियों को जमीन देने का दम भर रही है। हमने पूरी तरह से सभी शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने का फैसला किया है क्योंकि 1971 के बाद से इन लोगों को घर या जमीन के बगैर लटकाए रखा गया है। मेरा मानना है कि शरणार्थियों के भी अपने अधिकार होते हैं। जानकारों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनआरसी का मुद्दा गरमाकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटी है तो वहीं उसके कार्ड के लिए ममता बनर्जी ने रिफ्यूजी कार्ड चल दिया है। ममता को उम्मीद है कि रिफ्यूजी उनके लिए निर्णायक वोट बैंक साबित होंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 18 लाख रिफ्यूजी हैं। 1971 में आए 12,000 शरणार्थियों को ममता ने लैंड राइट देकर साधने की कोशिश कर दी है। लेकिन बीजेपी ममता सरकार के रवैये पर ही सवाल उठा रही है। जो भारत के मुसलमान हैं उसको डरने की विषय नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हैं उनको हम चुन चुन कर बाहर करेंगे। एनआरसी को लेकर पहले से ही केंद्र और सूबे की सरकार आमने सामने है। अब माना जा रहा है कि रिफ्यूजी के मुद्दे पर ममता के इस ऐलान से ये खींचतान और बढ़ सकती है। यूपी के महाराजगंज में दिन दहाड़े एक किसान को अगवा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, बीच सड़क पर एक शख्स हाथ में चप्पल लेकर इस किसान की पिटाई कर रहा है। किसान बचने की कोशिश करता है लेकिन ये शख्स उसे पीटता रहता है और फिर कॉलर पकड़कर खींचते हुए गाड़ी में ले गया और जबरन गाड़ी में बैठा दिया। जानकारी के मुताबिक किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने आया था, तभी वहां कुछ प्रॉपर्टी डीलर आ गए और बीच सड़क पर किसान को अगवा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कहीं सुनसान जगह ले जाकर भी इन लोगों ने किसानों को पीटा। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने प्रॉपर्टी डीलरों के चंगुल से किसान को बचा लिया और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। युवाओं पर सेल्फी का क्रेज कुछ इस तरह चढ़ा है कि वो कानून भी हाथ में लेने से परहेज नहीं कर रहे। यूपी के बागपत से कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो हैरान करने वाली है क्योंकि सेल्फी के लिए एक मासूम के हाथ में पिस्टल दे दी गई। मासूम के हाथ में पिस्टल, नौजवान के हाथ में हथियार। हैरान करने वाली यह तस्वीर आई है यूपी के बागपत से, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। नाबालिग होने की वजह से हम आपको इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन बागपत में इन दिनों सेल्फी का ऐसा क्रेज है कि कई लोग बच्चों के हाथों में भी हथियार थमाने में संकोच नहीं कर रहे। यह बच्चा महज 3 से 4 साल का होगा और उसके एक हाथ में 2 नाली बंदूक है तो दूसरे हाथ में टॉय गन जैसी दिखने वाली पिस्टल। बच्चे के लिए तो सब कुछ खिलौने जैसा है।
चाहे उसके हाथ में टॉय गन दे दीजिए या फिर लोडेड पिस्टल। लेकिन जरा सोचिए, अगर पिस्टल में एक गोली होती और गलती से चल जाती तो क्या होता? इसकी परवाह घर वालों को शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बच्चे के हाथ में ये हथियार गलती से नहीं आए, बल्कि घर के नौजवान ने सेल्फी के लिए उसके हाथ में ये हथियार दे रखे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये साहब खुद 2 नाली बंदूक लेकर नुमाइश कर रहे हैं। हालांकि ये लड़का भी नाबालिग बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये एक वीडियो वायरल हुई है, वो उसके बारे में जानकारी हुई है कि वो खेकड़ा थाने के अंतर्गत है। वहाँ के सीईओ और थानाध्यक्ष को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि इसका पता लगाएं कि ये कौन व्यक्ति है और इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बागपत में किसी युवा ने सेल्फी के लिए कानून हाथ में लिया। दिल्ली एनसीआर से सटे इस जिले में अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं। अगस्त में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कुछ युवा बीच सड़क पर तमंचे की धाएं-धाएं के जरिए बर्थडे केक काटते नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस भी सख्त कार्रवाई के मूड में दिख रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्योता देने का शपथ विधि का आदित्य ठाकरे दिल्ली आ रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे को शपथ लेनी है शिवाजी पार्क के अंदर। और खबर यह भी मिल रही है कि शपथ विधि में शिवसेना की तरफ से 2 यानी एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री, कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री और शिवसेना की तरफ से 1 मुख्यमंत्री और 1 मंत्री शपथ लेगा। हालांकि अभी तक की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस शपथ विधि समारोह में नहीं जा रहे हैं। प्याज की आसमान छूती कीमतों पर ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रहा। महंगा प्याज किचन का बजट बिगाड़ रहा है और आम आदमी के आंसू निकाल रहा है। प्याज को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। पटना में आरजेडी विधायक प्याज की माला पहनकर सदन पहुंचे और विरोध जताया। प्याज की कीमत बेलगाम, 100 के पार पहुंचे प्याज के दाम। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकाल रहा है। प्याज का बढ़ता भाव किचन का बजट और जायका दोनों बिगाड़ रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और इंदौर तक करीब हर जगह प्याज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। जो प्याज 30 से 40 रुपए किलो में बिकता था, उसके दाम अब 100 रुपए को भी पार कर चुके हैं। रेट तो 100 रुपए किलो है प्याज का। अब तो मैं आधी किलो ही लेके जा रही हूँ, महंगी के मारे। मैं नहीं तो 2-2, 3-3 किलो लेते थे। रिटेल बेचने वाले या मिनी होलसेलर है, वो सबकी यही दिक्कत है कि भाई ले जाके बेचना किस तरह से। यूँ इतना ऊंचा दाम देके भी थोड़ा नफा भी नहीं मिलता है। प्याज की कीमत आम आदमी को रुला रही है, तो इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पटना में आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम प्याज की माला पहनकर विधानसभा पहुँच गए, तो विपक्ष के कई और नेता प्याज की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और नारेबाजी की और महंगे प्याज के लिए सरकार को घेरा। जनता को 100 रुपये किलो प्याज नहीं मिल पा रहा है, जबकि अगर छापा मारा जाए पटना के बड़े बड़े स्टॉकिस्टों के पास, जिन्होंने प्याज को दबा के रखा है। पटना में प्याज 80 रुपए किलो बिकने लगा, तो राहत दिलाने के लिए बिस्कोमान और नेफेड ने कई स्टॉक खोले। यहाँ प्याज 35 रुपए किलो मिल रहा था, जिसे खरीदने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नेफेड और बिस्कोमान ने 80 रुपये बाजार में बिकने वाले प्याज की कीमत 35 रुपये कर दी है। और नतीजा ये कि पिछले 4 से 5 दिनों में 1,20,000 किलो प्याज बिक गए। ऐसे 12 वैन के साथ 45 काउंटर पटना में अलग अलग जगहों पर खोले गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि लोग सुबह से आकर कतार में लग जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्याज की कीमतों में आग क्यों लगी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम की मार। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक के लासल गांव में है, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी कि नासिक की इस मंडी में भी प्याज की कमी हो गई है। पिछले साल सूखा और देर से मानसून आने का असर हुआ था, तो इस बार भारी बारिश और बाढ़ ने फसल को प्रभावित किया। इसके अलावा ओला गिरने से भी प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। फिर मौसम को देखते हुए इस साल किसानों ने प्याज की बुआई भी कम की। यही वजह है कि नासिक मंडी में जहां रोज हजारों टन प्याज आता था, वो अब सैकड़ों में आने लगा है और इसका असर मंडियों तक पहुंचने वाले प्याज और आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है।